तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री में 42 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% इसी में से लड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और अभी तक आप लोग वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में नहीं लिए जो कि आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आप लोग को इस नंबर पर नोट्स मैसेज करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में लड़ने वाला क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स आप लोग को दे दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सभी का दे दिया जाएगा। और आप लोग से 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपके एग्जाम में 100% लगेगा। और साथ में आंसर भी रहेगा। तो आप लोग को 42 क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग कमेंट करते चलिएगा। अगर आप लोग को आंसर याद है तो कमेंट करिएगा, और आंसर याद नहीं है तो आप लोग याद करते चलिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मिल्क इज एन एग्जाम्पल व्हिच ऑफ द फ्लोइंग? ऑप्शन ए है पायस पायस इमल्सन, ऑप्शन बी है निलंबन, सस्पेंशन, ऑप्शन सी है सोल, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो आप लोग इसका कमेंट करिए। तो दूध है जो एक पायस का उदाहरण है इमल्सन का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसा होती है? ऑप्शन ए है उत्क्रमणीय, ऑप्शन बी है अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन सी है बहुलीकरण, ऑप्शन सी है नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग बताइए रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया ना उत्क्रमणीय होता है और भौतिक होती है जो अनुत्क्रमणीय। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग कमेंट करिए। तो टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाता है? तो सॉल में पाया जाता है, विलयन में, आवक्षेप में, वाष्प में। तो सॉल में पाया जाता है, टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? आप लोग 4 का जवाब दीजिए। तो रासायनिक अधिशोषण में ना 1 परत होती है और भौतिक अधिशोषण में अनेक होता है। तो आप लोग इस सभी को याद कर लीजिएगा। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। आप लोग 5 का जवाब दीजिए। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? तो एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? तो एंजाइम का मुख्य अवयव प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी घटना होती है? अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो अधिशोषण की प्रक्रिया पृष्ठीय घटना होती है। पृष्ठीय घटना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है चीनी के घोल, ऑप्शन बी है सोने का कोलाइडी घोल, ऑप्शन सी है सस्पेंशन, और ऑप्शन डी है इमल्सन। तो किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है या सोने का कोलाइडी घोल में? तो सोने का कोलाइडी घोल में ना टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। बाकी बात नहीं नहीं, चीनी के, हाँ इसी होगा। आप लोग को याद कर होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिक होगा? निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिक होगा? 31 का आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन बी में सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम सल्फेट, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है? तो समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है? ऑप्शन ए है 30 एटीएम, ऑप्शन बी है 10 एटीएम, ऑप्शन बी सी है 20 एटीएम, ऑप्शन डी है 1 एटीएम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 30 एटीएम। अगला सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होता है? आप लोग 33 का जवाब दीजिए। आप लोग 33 का जवाब दीजिए। तो सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? तो आप लोग रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट। 8 पर आते तो डायरेक्ट 33 पर चल गए। द्रव स्नेही यानी लायोफिलिक क्लोराइड का उदाहरण है। द्रव स्नेही लायोफिलिक क्लोराइड का उदाहरण है। 8 का आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन है जिलेटिन, ऑप्शन बी है गोंद, ऑप्शन सी है स्टार्च ग्लू, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। रासायनिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो रासायनिक अधिशोषण में कितना उत्सर्जित होती है? तो 20 से 40 होती है रासायनिक अधिशोषण में, और भौतिक अधिशोषण में 40 से 400 होती है, डी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित क्या करता है? तो कहाँ प्रदर्शित करता है? तो वास्तविक घोल में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके आकारों के बीच होता है? कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके आकारों के बीच होता है? तो 10 के पावर 5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का अपघटन होता है? तो इन्वर्टेज का होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के चीनी जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? गन्ने की चीनी जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है,
एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है आप लोग 14 का जवाब दीजिए। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या है तो आप लोग जवाब दीजिए। तो एंजाइम है जो एक कार्बोहाइड्रेट है, 14 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 0.693 और बटा में क्यों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है ना जो ताप से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया दर होती है। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया दर होती है, तो आप लोग 17 का जवाब दीजिए। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया दर क्या होती है, तो समय के साथ बढ़ती है, निश्चित होती है, क्या होती है, तो समय के साथ घटती है। अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो मोल लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। ऑप्शन बी डी राइट, आप लोग याद करके बताइएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की दर क्या करता है। किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, आप लोग 19 का जवाब दीजिए। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सक्रिय भार पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु को प्रतिक्रिया की दर सक्रिय भाग पर निर्भर करता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की समान होती है, तो शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। अगला क्वेश्चन है बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। बिलियन की चालकता समानुपाती होती है, तो बिलियन की चालकता किसका समानुपाती है। ऑप्शन ए तनुता के, ऑप्शन बी आयनों की संख्या, ऑप्शन सी बिलियन का आयतन, ऑप्शन डी बिलियन का विभव, तो इसका हो जाएगा आयनों की होता है। अब अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है, तो ऑक्सीकरण होता है कैथोड पर। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है। अब 23 नंबर पर आइए। 23 नंबर क्वेश्चन है तनुता बढ़ने पर मोलर चालकता तो क्या होता है। तनुता बढ़ने पर मोलर चालकता घटता है। तनुता बढ़ने पर मोलर चालकता घटता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सेल स्थिरांक का मात्रक है। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग कमेंट करिए। तो सेल स्थिरांक का मात्रक होता है कूलाम बटा मीटर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैराडे का प्रथम नियम है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, तो एम बराबर होता है जेड सी टी होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम आप लोग याद कर लीजिएगा, 5 नंबर में पूछेगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सेल में ना रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि। पहाड़ों पर ना जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां पर ही वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आप लोग को आंसर याद है तो कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की मोलरता कितना होती है, तो 55.6 होता है। अगला क्वेश्चन है एच सी एल और H2O के एजरियोटोपिक मिश्रण में होता है, तो क्या होता है, तो 20.2 HCl होता है। तो कितना क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग को 30 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही किए, 30 में से आप लोग कितना सही किया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा और समुंदर के पास चलकर भी आप लोग को एगो शायरी सुनाएंगे लास्ट में। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट का। ऑप्शन ए राइट। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है, तो समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 30 ATM होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का जालक है। तो सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है, तो अष्टक फलकीय होता है। सोडियम क्लोराइड का जालक अष्टक फलकीय होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसा होती है, तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसा होती है, तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बेराबादार ठोस है। निम्नलिखित में कौन बेराबादार ठोस है, तो बेराबादार ठोस कौन है, तो यहाँ पर ही कांच हो जाएगा। क्वार्टर्स ग्लास सिलिकॉन कार्बेज, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वार्टर्स ग्लास। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। किस प्रकार के किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, 36 का जवाब दीजिए। किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, आप लोग 36 का जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑर्थोरॉम्बिक, सी राइट हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है फलन केंद्रित इकाई सेल, फलन केंद्रित मतलब एफ से सी, फलन केंद्रित इकाई सेल एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, तो क्या होती है, इसकी 64% होती है।
अगला क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? पिंड केंद्रित घनाकार में ना परमाणु की संख्या होती है कितना? मात्र 2 होता है। अगला क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, तो क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है? 7 होता है, और क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इस सभी को याद करते चलना है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है? निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है? तो आणविक ठोस कौन है, आप लोग जवाब दीजिए। तो आयोडीन है, ग्रेफाइट या हीरा है। तो आणविक ठोस के लिए आयोडीन हो जाएगा, I2 है जो आणविक ठोस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उप सहसंयोजक ठोस है? निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? तो सहसंयोजक ठोस हो जाएगा हीरा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, आप लोग कमेंट करिए। तो लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग को आज कितना 42 क्वेश्चन बताया, और 42 में से आप लोग कितना सही किया, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके वीडियो सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब इसका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उसको बताते हैं। विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता को परिभाषित करें। विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता को परिभाषित करें। प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। विलयन का अनुषंगिक उदाहरण किसे कहते हैं? परासरण दाब को परिभाषित करें। आदर्श और अनादर्श विलयन के शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दे। तो ये सभी आप लोग को कर लेना। उसके बाद सहसंयोजक क्रिस्टल के 2 गुण को लिखे। सहसंयोजक क्रिस्टल के 2 गुण को लिखे। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर लिखे। अभिक्रिया का औसत वेग किसे कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं? एंजाइम उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड को परिभाषित करिए और उदाहरण दे। तो ये सभी क्वेश्चन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो आप लोगों को कितना 15 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, तो आप लोग इसे 15 को कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोगों को कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग को जो नंबर फर्स्ट बार में दिए आप लोग इस पर मैसेज करेंगे 62 023 38 462। अगर आप लोग इस पर मैसेज करेंगे तो आप लोग को PDF नोट्स फ्री दे दीजिएगा। PDF फ्री दे दिया जाएगा वायरल क्वेश्चन का, जो कि एग्जाम में हर प्रत्येक बार लड़ता है। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।